गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्र में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में का क्या रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं क्रूड ऑयल की वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में कि कौन-कौन सी न्यूज़ वगैरह आई है। फिर उसके बाद करेंगे हम टेक्निकल चार्ट के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करने वाले स्ट्रैटेजीज़, इम्प्लीमेंटेशंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट एंड ऑल द स्ट्रैटेजीज़ व्हिच वी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एवरी टाइम व्हेनेवर वी डू द एनालिसिस एंड ऑल, राइट? ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यू वुड एवर नो, आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी। अभी जो हमास और यहाँ पे वॉर चल रहा है। काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि सर, जो ये हमास और इज़राइल का जो वॉर हो रहा है, ठीक है ना? हमास और इज़राइल का वॉर हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला अभी इज़राइल और हमास का? तो देखिए, कोई भी वॉर हो, हालाँकि यहाँ पे किसी तरीके से कोई कनेक्शंस नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भई अ, इस युद्ध में, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 कंट्रीज़ का वॉर आता है, तो किसी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशल कंट्रीज़ होती है, किसी कंट्रीज़ को, जैसे हमास को अभी समर्थन मिल रहा है इज़राइल, सऊदी का, समझ रहे हो? तो ये घूम फिर के ये लिंक हो जाता है गूगल से, क्योंकि सऊदी का आ गया एंगल, इधर कुवैत भी सपोर्ट कर रहा है हमास को, बोल रहा है कि बदला लेना चाहिए इज़राइल से, ब्ला, 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 ब्ला। यहूदियों के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है ना? सऊदी, कुवैत, ईरान वगैरह-वगैरह। तो ये काफ़ी एक जियोपॉलिटिकल स्टफ हो गया है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फर्दर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये वॉर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है क्रूड ऑयल से, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है क्रूड ऑयल से। क्यों, कैसे कनेक्टेड है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि देखो, जैसे अभी सऊदी है, ठीक है ना? अभी सऊदी का आया है, सऊदी का मान लो समर्थन आता है और यूएस इज़राइल को सपोर्ट करता है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता, बता देता हूँ, इज़राइल को सपोर्ट करता है यूएस। इवन यूएस के जो काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट है, वो इज़राइल में ही रहते हैं। एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम के साथ बहुत सारे सिस्टम्स वहाँ पे यूज़ है। और जब-जब ईरान पे अटैक करवाना होता है, तो यूएस इज़राइल को बोलता है और इज़राइल एयर स्ट्राइक करता है, राइट? तो ये आपको पता है कि यूएस सपोर्ट करता है इज़राइल को, और सऊदी, हमास, कुवैत, ये वगैरह-वगैरह, ये सब चाइना के अंडर में, ठीक है ना? चाइना हो सकता है यहाँ पे चाइना का एंगल हो, हमास और इज़राइल के अटैक में कुछ भी हो सकता है, चाइना हर जगह है, ठीक है ना? जिस तरीके से पहले यूएस हर जगह रहता था, अब चाइना हर जगह है, ठीक है? तो इससे हो क्या सकता है, कल को मान लो सऊदी सपोर्ट करे क्रूड ऑयल को, कि भाई सऊदी सपोर्ट करे हमास को, और अमेरिका फिर से एक्शन ले, और फिर से इन दोनों में पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर से हमको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिले, और फिर से काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। तो देख लेते हैं मंडे के लिए क्या है, मंडे के लिए कौन-कौन सी न्यूज़ आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन कैपेसिटी सेट टू ट्रिपल अक्टूबर 6, ये तो पुरानी न्यूज़ है। सो लेट मी सी हियर, यहाँ पे हुँ, हुँ। हुँ, ठीक है ना? तो देखिए, आज कुछ ऐसी कुछ कल एक न्यूज़ आई थी, आपको याद होगा कि जब ऑयल की प्राइसेज़ नीचे जा रही थी, तो न्यूज़ आई थी कि भई यार, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि तब ओपेक ने फिर से बोला था कि हम फिर से अपनी नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जिससे क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ बढ़ जाए। अब तो सबको पता चल ही चुका है कि ये जो प्रोडक्शन कट होता है, ये कोई बिज़नेस आउटलुक के हिसाब से नहीं है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल फंडा, पॉलिटिकली है। जानबूझ के प्रोडक्शन कट करके प्राइसेज़ को बढ़ाया जाता है, और प्राइसेज़ जितने बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो अब तो ये तो मुझे लगता है अब सबको पता चल चुका है। इनिशियली सब लोगों के दिमाग में संदेह था कि भाई नहीं यार, इन्फ्लेशन है, मार्केट में स्लो डाउन है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है, बाइडेन टू स्लैश ऑफशोर ऑयल एंड गैस लीजिंग इन द न्यू प्लांट। चलो, ये न्यूज़ रिलेटेड है नेचुरल गैस से, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो नेचुरल गैस की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाइनाज़ ईवी रेवोल्यूशंस पेव वे फॉर इंडियाज़ ऑयल डोमिनेंस। So India's population growth, its delayed green transition position is to overtake China in oil consumption by 2020 population. China's aggressive shift to renewables, including electric vehicles, reduces future oil demand. India's, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे चाइना हमेशा से, अगर मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ ना, तो चाइना हमेशा एडवांस रहता है। चाइना को हमेशा पता होता है कि उसको क्या करना है। अभी देखो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है ना, मतलब लीडर बन गया है, ऑलमोस्ट एज़ अ लीडर आफ्टर यूरोप, वो आपको लीडर बन गया है। और आज ऑयल इम्पोर्ट वगैरह वो चाह रहा है कि अपना कम करे चाइना से, क्योंकि जितना ऑयल इम्पोर्ट कम करेगा, उतना ही उसकी डिपेंडेंसी और कम होती जाएगी धीरे-धीरे। और चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया को क्या एज है? इंडिया को ये एज है
कि इंडिया अब धीरे-धीरे पॉपुलेशन में काउंटर कर रहा है चाइना को। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ उतना बड़ा मार्केट होता है। जैसे कल को हमें कोई भी बिज़नेस खोलना है, तो हम लार्ज स्केल पे खोल सकते हैं बिकॉज़ हमको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, वो उसको सपोर्ट करने वाली है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, इतनी सारी पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, तो उस प्रोडक्ट का सक्सेस होना काफ़ी मैटर करता है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर कोई छोटी कंट्री अगर लॉन्च करे, तो उसको इतना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट मिले ना। तो हमें ये एक है जी कि प्रोडक्शन, लेकिन हमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखना चाहिए। अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में इतना तेज़ी से हो नहीं रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हमें करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन चाइना का यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक मैं पहले भी आपको बोला, कई बार बोला है कि इंडिकेशंस देता है ये, एक ग्लोबल इंडिकेशंस देता है कि चाइना जैसी कंट्रीज़ ईवी में कूद रही है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ ईवी में कूद रही है। तो ये जो 2 बड़ी महाशक्तियाँ हैं, मतलब महाशक्तियाँ हैं, पॉपुलेशन बोल ली, हाई पॉपुलेशन बोल लीजिए, हाई गुड मार्केट बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। अगर ये एक बड़े-बड़े मार्केट है चाइना और इंडिया के, ये अगर मार्केट ईवी में कूद रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि फिर आपको समझ ही आ सकता है कि किसी तरह की कोई भी क्रूड ऑयल में, किसी भी तरह की कोई भी, मुझे लगता नहीं कि कोई डिमांड यहाँ पे रहने वाली है। फिलहाल के लिए अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई और न्यूज़ तो है नहीं बाकायदा, ठीक है? आपको कोई मेरे को कोई डेटा-वेटा आए हैं तो उसके बाद तो उसके अलावा तो मेरे पास कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि जब ये 75 था और उसके बाद जो 85 चला गया था, उसके बाद भी यहाँ पे किसी तरह की 85 नहीं 95 थी, उस समय भी कोई भी किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी, बट गया। फिर उसके बाद से वापस से या वहाँ से यहाँ आया, वापस से नीचे आया, तब भी किसी तरह की कोई न्यूज़ नहीं थी। हाँ, जब ऊपर गया था प्रोडक्शन कट वाली न्यूज़ थी, प्रोडक्शन कट तो एक नॉर्मल बात हो गई है, हम सबको पता ही है, पहली बार तो किया नहीं प्रोडक्शन कट ओपेक ने, कई बार किया है, लेकिन तो इसीलिए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अंदरूनी चीज़ें चल रही है जो आपको मुझे लगता है कि ऑब्ज़र्व करनी चाहिए यहाँ पे बिकॉज़ जब तक आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब लास्ट टाइम देयर वाज़ अ रैली एंड वो रैली का कोई आधार नहीं था। मेरे को लगता नहीं था कि किसी तरह का कोई आधार है वहाँ पे, कोई भी आधार यहाँ पे नहीं था। तो चलिए बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में। सॉरी गाइस मेरी तबीयत खराब है। तो जैसे ही चार्ट के बारे में आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की भाषा की कंपटीशन नहीं दी जाती है। हम नॉट सर्टिफाइड सेफर हम सर्टिफाइड इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको इसी तरह का कुछ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस से कंसिडर या अपने आप से करें। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो वीकली बेसिस अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ वीकली बेसिस मुझे लगता है ये वीकली बेसिस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कंसोलिडेशन पे ये वीकली बेसिस सॉरी ये मैंने डेली बेसिस का रखा है। वीकली बेसिस में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हुआ है डाउनफॉल, लेकिन कितना होगा? देखो यहाँ पे मैं वीकली बेसिस में कुछ ख़ास बता नहीं रहा, मंथली बेसिस भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब आते हैं हम क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस वाली लाइन नहीं है गाइस। एज़ यू नो दैट आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़। मैं हमेशा फैन रहा हूँ फिबोनाची सीरीज़ का और मैं वही देखा हूँ। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपको ये तो आना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज़ कैसे देखते हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ के बेसिस पे आपको जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई देगा नहीं का, मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 80 के आस-पास ऐसा जैसे अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट आफ्टर दैट अगर वो ब्रीच करता है, अगर वो वहाँ से और नीचे की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है कि और आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज़्यादा नीचे दिखता जाए 75, 72 लेकिन सबसे पहले ऐसा मुझे लगता है कि 80 के आस-पास तो यहाँ पे इसके चांसेस हैं प्रबल, ठीक है ना? अब फर्दर अगर मैं यहाँ पे देखूँ चलो ये तो हो गया अपना इंटरनेशनल का, ठीक है ना? अपसाइड के लिए देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमेशा से एक ही रहा है, वो रहा है आपका 85 का, ठीक है? हमेशा एक ही रेजिस्टेंस रहा है 85 का, वो हमेशा आपको यहाँ पे 85 का थोड़ा-सा जब मैंने हमेशा से आपको बोला है, जो हमने ट्रेनिंग में बताया था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है? देखो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है? जब भी कोई चीज़ पीक पॉइंट पे जाती है या आस-पास आती है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आस-पास आती है, तो वहाँ पे हलचल ज़्यादा होती है, ठीक है ना? इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना? जैसे-जैसे आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते जाते हैं, ठीक है ना? आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ से नीचे गिरने के, ठीक है ना? जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टेबल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे-जैसे आप ऊँचाई पे चढ़ते जाएँगे, आपको पता रहेगा कि वहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है ना? और जब आप चोटी पे चले जाएँगे, तो चोटी पे जाके क्या आप वहाँ पे कोई साधना-वाधना नहीं करने वाले, वापस से चोटी पे जाके आपको वापस से नीचे आना पड़ेगा, राइट? तो यही चीज़ मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, ये समझने वाली चीज़ है, जो बाउंड्री वैल्यू होती है ना, बाउंड्री मतलब जो पीक पॉइंट होता है, नदी का एक किनारा और नदी का दूसरा किनारा, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट?
क्योंकि अब मेन तो आपको यही करना है ना, या तो आपको नदी के किनारे जाना है या नदी के पास बैठना है। तो जो बीच का जो एरिया है वो तो एक माध्यम है कि आपको वहाँ तैर के किनारे पे जाना है, लेकिन एक्चुअल में जाना तो किनारे पे ही है ना, ठीक है ना? तो किनारे पे जाना पहुँचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीच में आप क्या करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, जब भी आप आस-पास आते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल की जाती है या हो जाती है, तो वो आपको वहाँ पे क्लियर कट देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो 80 है ना, हो सकता है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिले, और जैसे 85 है, अब एक्चुअली में आपको 85 लगता है, लेकिन अब जो 85 है, वो 85 ना रखिए, 85.5 रखिए, क्योंकि देखो वोलेटिलिटी जब होती है तो आपको थोड़ा-सा वोलेटिलिटी के लिए अलग से आपको वो गैप देना पड़ता है उसको। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा 85 का जो होता है, 85 का जो होता है, लेकिन 85 के बाद से वहाँ से घूम जाता है। इमीडिएटली, राइट? लेकिन अगर आप वहाँ पे 85.5 का रखिए, 0.5 का अपने आप को एक रिलैक्सेशन दें, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर उसको एक्चुअल में घूमना है, तो वहाँ से घूमेगा, और अगर एक्चुअल में नहीं, या किसी तरह की पंटरबाज़ी या मैनिपुलेशन हुआ, तो वहाँ से नहीं घूम पाएगा। तो ये एक थोड़ी-सी टेक्निक्स होती है। ये मेरे को लगता नहीं किसी तरह की मैं इसको स्ट्रैटेजी बोलूँगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन, जो मैंने अपने कई मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको यहाँ पे बताया है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट। तो देखिए, वो आपको तो ये तो पता ही है कि भाई इंटरनेशनल इंडियन के हिसाब से सॉरी इंडिया इंटरनेशनल के हिसाब से ही चलता है। जैसा इंटरनेशनल चलेगा वैसे इंडिया चलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 6800 थी, तो जब ये 7400 के ऊपर था, तभी मैंने बोला था, मैंने हमेशा से एक बात बोली थी, देखो एक एक चीज़ है ना, आपको जो कॉमन चीज़ है वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैंने हमेशा से बोला, कोई भी आप टेक्निकल चीज़ समझ लो, लेकिन उसके साथ-साथ टेक्निकल चीज़ों के साथ-साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी समझनी पड़ती है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं, जब ये 95 के आस-पास था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार 95 तो भाई साहब कहीं 100, कहीं 105, 110, दिमाग में आता ही है सबके 105, 108। अब वो लोगों ने ये नहीं सोचा था कि जो 95 है, ठीक है ना? अब जो 95 है, वो 95 पे अगर रह गया, मान लो मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि चलो 95 पे रह गया, 2 दिन तक रह गया, चलो 2 दिन तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ महीने तक रह गया 95 पे, तो आपका अब इसका मतलब समझते हैं कि जब 95 पे महीने भर रहता है, तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पे कितना फ़र्क पड़ता है। यू हैव नेवर आइडिया, आपको किसी तरह कोई आइडिया नहीं है कि क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट होता है। स्पेशली जो 2 बड़ी महाशक्तियाँ हैं, चाइना और इंडिया, इतनी हाइली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो डिपेंड रहती है इम्पोर्ट पे। तो आप सोचिए, अगर ये मान लो 1 महीने तक रह जाता ना, तो ये क्लियर कट था। 1 महीने तक तो आप ये मान चलिए, जब रशिया-यूक्रेन वॉर युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, तब भी ये 1 महीने तक 110 पे नहीं रहा था। तब भी वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया था 110 में। तो अभी कौन-सा क्या ही कर लेगा, ठीक है ना? है ना? लेकिन खैर, लोगों में थोड़ा-सा रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है। मैंने यही बोला था कि सस्टेन नहीं कर पाएगा, हालाँकि 1 वीक तक किया, तो लोगों ने अपना पैशन्स खो दिया। 1 वीक तक रहा, तो लोगों को लगा भई यार अब तो डामाडोल है, वो है। लेकिन मैंने पहले भी बोला, जब-जब आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना? कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे पेशेंस खत्म है, तब-तब ही जो लोग यहाँ पे बड़े-बड़े होते हैं ना लोग, ठीक है ना? उनको साथ में तो अपोज़िट है। जब आप अपना पेशेंस लूज़ करते हो, तब उनका काम बनता है। ठीक है ना? आप पेशेंस आप लूज़ नहीं करते हो, तो उनका काम नहीं बनता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये गिनना ही था, ईज़िली है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको 6500 के आस-पास भी आना ही है, ठीक है? आना ही आना है, टाइम इज़ द ओनली कांस्टेंट। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने हमेशा मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में बताया, आपको क्लियर कट बताया है, देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि यार भाई, पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ऊपर का वो रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ठीक है? ये रहेगा 7000 का। तो मुझे लगता है कि 7,100 यहाँ पे पार नहीं जाना चाहिए, 7,100 के ऊपर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो, मैं आपको यही बताता हूँ, हमेशा मैंने यही देखा है, ठीक है ना? कि आपको पहले ये सोचना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, उसमें कौन-कौन सी हर्डल्स आती है आपको, और कौन-कौन सी कोई हर्डल्स आपको क्रिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट का। सबको पता है। टाइम कांस्टेंट मतलब आपके मार्जिन्स, सबको पता है कि मार्जिन्स कितने रहते हैं। एक रिटेलर इन्वेस्टर के पास कितने मार्जिन्स रहते हैं। एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट, ठीक है? ये भी पता रहता है कि वो कब तक क्या कर सकते हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं, कब तक क्या कर सकते हैं, ये सब डेटा उनके पास रहता है। उनको अच्छे तरीके से पता है कि एक आम आदमी क्या करता है, राइट? ठीक है ना? ही नोज़ एवरीथिंग। सो दैट इज़ द फर्स्ट कांस्टेंट। द सेकंड कांस्टेंट इज़ पैनिक। ठीक है? पैनिक क्रिएट करवा दो आप, मार्केट में न्यूज़ फैला दो, पैनिक क्रिएट करवा लो, और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पैनिक एक आम आदमी को इसमें होता ही होता है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर का क्या होता है, जो सबसे बड़ा कांस्टेंट होता है, थर्ड नंबर का,
आपको पेशेंस, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोई अ, 3 दिन के लिए कोई देख रहा है, लेकिन नहीं, 3 दिन के लिए देखते-देखते उसको पूरा महीना निकल जाता है। ही विल लूज़ द पेशेंस, ठीक है ना? वो सोचेगा यार मैं तो यहाँ पे हटा लूँ, इसको हटा के कहीं दूसरी जगह कर लूँ, ठीक है ना? तो दीज़ आर द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना? तो अगर आप ढंग से अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दीज़ आर द कॉन्स्टेंट, ठीक है ना? जहाँ पे बड़े प्लेयर्स आपके साथ खेलते हैं, ठीक है ना? अब आपको ये पता चल गया कि ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, अब इसको किस तरीके से जुगाड़ करके, हम इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, राइट? ठीक है? किस तरीके से जुगाड़ करके इन 3 कांस्टेंट को आपको हटाना है। जिस दिन आपने इन 3 कांस्टेंट में ये नहीं किन प्रकार है ना आपने कुछ कर लिया या कुछ आपने एक्शंस लिया या आप स्टेबल हो गए, तो बस सारा काम खत्म, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 3 दिन का मैंने किया था और महीना भर लग गया, तो भाई साहब इससे अच्छा तो मैं 10 दिन में निकल जाऊँ और फिर वापस से मैं कहीं और कर लूँ। राइट? ठीक है ना? तो ये भी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि देखो बात सुनिए, जो 3 दिन में नहीं हुआ आपका, ये इसकी क्या एश्योरिटी है कि आप उसको निकाल के किसी और में करोगे वहाँ पे एश्योरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना? इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए गाइस, पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा अपने मार्जिन्स के साथ आपको मेंटेन रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये चीज़ें जब आप बैलेंस कर लोगे, तो कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे लगती नहीं है किसी तरह की कि यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। लेकिन आपको जो हमाम और हमस और ये जो इज़राइल का वॉर चल रहा है, इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जियोपॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आते हैं, अमेरिका की तरफ से या फिर मेनली स्पेशली सऊदी और रशिया की तरफ से आए, यू विल सी अभी रशिया ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट आई एम श्योर रशिया भी कूदेगा क्योंकि ये सब चाइना वाले एरिया में आते हैं, ठीक है ना? चाइना वाली टेरिटरी है, रशिया हो गया, ये सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, हमास हो गया, ये सब अभी आपस में ना एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। अभी जैसे रशिया वाला एक स्टेटमेंट जारी करेगा डेफिनिटली कि दिस इज़ व्हाट एंड बिकॉज़ देखो रशिया और इज़राइल का इतना कोई ज़्यादा वो आपस में है नहीं, लेकिन जब डिप्लोमेसी आती है तो आपको पता ही है चाइना प्रेशराइज़ करेगा रशिया को, ठीक है? इधर सऊदी, कुवैत पहले से ही बोलने लगे हैं। तो हो सकता है कि ये धीरे-धीरे कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो जाए कि जिसका इम्पैक्ट क्रूड ओil पे आने लग जाए, इम्पैक्ट, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली ये आपको वॉच करना चाहिए और इसका रिएक्शन कैसे होता है, आपको रिएक्शंस देखनी चाहिए। कभी-कभार क्या होता है ना देखो हम अपने क्या है कि गाइज़ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना है अगर आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कभी-कभार क्या होता है कि हमें एक्शंस पता नहीं होते हैं। जैसे कोई न्यूज़ आती है ना, तो उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे क्या होगा, समटाइम यू डोंट नो, ठीक है? अब जैसे कुछ-कुछ न्यूज़ है, मान लो किसी कंपनी के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, तो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली यार रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ये होगा, ये होगा। लेकिन बहुत बारी ऐसा आता है कि किसी कंपनी के रिज़ल्ट्स अच्छे आने के बाद भी कुछ नहीं होता है या बहुत बारी कभी ऐसी न्यूज़ आती है जिसका इम्पैक्ट आपको समझ ही नहीं आता है, आपको पता नहीं चलता है कि क्या है और बात ये नहीं होती कि आपको कैसा लगता है, ठीक है ना? मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, आपको कैसा लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? सो वी आर लिविंग इन अ प्रोडक्ट फिट मार्केट, ठीक है ना? वो मार्केट में प्रोडक्ट किस तरीके से फिट हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल, ठीक है ना? उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं कल सोचूँ अगर मेरे मेरे सोचने से ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म है ना, नहीं है? तो आपको ये सोचना पड़ता है कि जो बड़े-बड़े मार्केट में जो कॉर्पोरेट्स हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से इस इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं। अब वो कैसे समझा जाएगा, वो समझने के लिए आपको असम्पशन्स बनानी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बिना देखे तो आपको समझ आएगा नहीं। तो उसका रिएक्शंस यू हैव टू वॉच इट। बेस्ड ऑन द रिएक्शन यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट ने इस चीज़ को इस तरीके से लिया है। ठीक है ना? तो उसके बाद अब आप एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद सोच सकते हो कि हाँ भाई, जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो मार्केट इसको ऐसे रिएक्ट करता है। तो कहीं-कहीं है ना आप अपने ना असम्पशन्स पहले नहीं बना पाते हैं। जब तक आप चीज़ों को देखते नहीं हो ना, चीज़ देखने के बाद ही आप असम्पशन्स बना सकते हो। तो बहुत बारी ऐसा होता है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। गाइज़ अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और गाइज़ अगर आप मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। With this nice full thought, this is again signing off, guys.